हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के साथ फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिडन ब्लेड का जो हाफ पार्ट रह गया था वो। ये मूवी बेस्ड है चाइना और जापान की जंग पर, जहाँ पर चाइनीज़ और जापानी की लड़ाई को हमें दिखाया जा रहा है। किस तरीके से आखिर चाइना अपने ऊपर आने वाली ये मुश्किल घड़ी का अपने जासूसों के साथ मिलकर सामना करता है। सो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के लास्ट सीन को हमने छोड़ा था जहां मिस्टर यिंग को उसका दोस्त मिला था, और उसका दोस्त जब उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो मिस्टर यिंग जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। जहां उसका चालाक दोस्त कहता है कि मैं कैसे ना जानता हूँगा, मेरे दोस्त के बिहेवियर से सब पता चलता है कि आखिर वो क्यों बेचैन रहने लगा है। अब चलो छोड़ो भी, यहीं पर सीन हमने स्टॉप कर दिया था। आगे की कहानी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अगले ही सीन में मिस्टर यिंग को दिखाया जाता है जो जेल के ऑफिस रूम में बैठे हुए थे, और वो कुछ ऑफिसर्स की फाइल्स को देख रहे थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। वहीं इनकी नज़र टेबल के नीचे गिरे पड़े अखबार पर पड़ती है। फ्रंट पेज पर एक चाइनीज़ लेडी की मौत और रेप के बारे में लिखा हुआ था, और अभी इस लाश के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मिस्टर यिंग ने गौर किया और इस अखबार को हाथों में उठा लिया। वो लड़की मिस्टर यिंग की होने वाली बीवी थी। मिस्टर यिंग ने कपड़ों से लाश को पहचान लिया। ये सभी देखकर वो टूट कर रोने लगे, और ये सभी उसका आस्तीन का सांप दोस्त ऊपर से छुप कर देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक चाइनीज़ जासूस दिखाया जाता है। वो एक होटल रूम में जाता है। उस होटल रूम में एक औरत थी। वो इस औरत से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक चाइनीज़ आर्मी आने वाली है। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो वो मार डालेंगे। वो एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि बाकी बचे जितने भी चाइनीज़ लोग हैं उन्हें मार डालें। औरत उसे कहती है कि मैं अपने पति के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो आदमी उस औरत को कहता है कि मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा कोई पति भी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वही जासूस चाइनीज़ जो कि किसी इंसान को फ़ोन करता है और कहता है वो आपके बगैर जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। आपको कुछ करना होगा, आपको यहाँ आकर खुद ही उसे समझाना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक डिनर टेबल पर मिस्टर यिंग, उनके कमांडर, फादर और बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं। यहाँ उनके कज़न ब्रदर भी बैठे हुए थे। मिस्टर यिंग के मुंह बोले फादर जो कि कहते हैं कि जल्द से जल्द चाइना के लोग को ख़त्म करने के बाद अगर जापान से चाइना जीत भी जाता है तब भी मैं यहाँ पर आऊँगा टूरिस्ट बनकर, और यहाँ की जगह को देखना चाहूँगा। जहाँ पर मिस्टर यिंग के रिएक्शंस को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त को काफ़ी गुस्से से और घूर कर देख रहे थे। उसके दोस्त ने उसको वेजिटेबल सूप सर्व करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और मना कर दिया। इन तीनों के बीच में जर्नलिस्ट भी बैठा हुआ था। मिस्टर यिंग के फादर कहते हैं मुझे अफसोस होगा कि चाइना अगर फिर से कामयाबी पा लेगा। वहीं पर मिस्टर यिंग के फादर के कज़न बोलते हैं तुम्हें क्यों अफसोस होगा, आखिर ये उनकी खुद की चीज़ है। अगर वो इसे पा भी लेते हैं तो क्या गलत था। वैसे भी तुम फिर क्यों आना चाहोगे चाइना में, क्या तुम्हारा अब से दिल नहीं भरा। सभी लोग ये बात सुनकर उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं, शायद शक की निगाह से। वो चुप हो जाता है और हंसते हुए कहता है वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था तुम्हें छेड़ने के लिए। मिस्टर यिंग की तरफ उसके फादर देखते हैं और उसे अपनी आंखों से इशारा करते हैं। मिस्टर यिंग उठता है वहाँ से और अपने दोस्त को लेकर चला जाता है और कहता है मुझे ज़रूरी बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी जा रहे थे तो चीफ के कज़न भी कहते हैं कि अब मुझे भी जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन उन्हें मिस्टर यिंग के फादर पीछे से आवाज़ देकर कहते हैं लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। वो घबरा जाता है, लेकिन मिस्टर यिंग के फादर कहते हैं तुम्हारा लाइटर वो यहीं रह गया था। वो जल्दी से आते हैं और अपना लाइटर उठा के वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फिर से कोई उसी होटल रूम के रूम नंबर
55 کو ناک کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس وومن نے دروازہ کھولا، یہ کوئی اور پرسن نہیں تھا، یہ مسٹر ینگ کے فادر کا کزن تھا۔ اس نے اس وومن کو گلے لگا لیا۔ اس کا مطلب وہ چائنیز جاسوس کوئی اور نہیں، مسٹر ینگ کے کزن ہی ہیں، جو بہروپیہ بن کر ان کے بیچ میں گھوم رہے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر آپس میں بیٹھ کر بات ہی کر رہے تھے، لیکن اچانک ہمیں مسٹر ینگ اور اس کے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے۔ مسٹر ینگ جو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، تم نے اس دن اخبار جان بوجھ کر وہاں رکھا تھا نا؟ اس کا دوست کہتا ہے، تم کون سے اخبار کی بات کر رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم اچھے سے جانتے ہو میں کون سی اخبار کی بات کر رہا ہوں۔ مسٹر ینگ جو اسے کہتا ہے، ٹھیک ہے تم نہیں جانتے نا؟ وہ کہتا ہے، ہاں میں نہیں جانتا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ مسٹر ینگ جو کہ پیچھے مڑ جاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اس کا دوست اچانک ہی اپنی گن نکالتا ہے اور مسٹر ینگ کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس گن میں ایک بھی گولی نہیں تھی۔ مسٹر ینگ نے ان گولیوں کو ٹیبل پہ رکھا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ مسٹر ینگ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑ کر جاتا ہے، اس کے پاس بالکل قریب کھڑا ہو جاتا ہے، فیس ٹو فیس، اور اس دوست سے پوچھتا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے اسے کیوں مارا تھا؟ اس کا دوست کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اصل میں وہ ایک غدار تھی، وہ ایک چائنیز ایجنٹ تھی، اس وجہ سے میں نے اسے مار دیا۔ پھر ہمیں مسٹر ینگ کو دکھایا جاتا ہے جو آئینے میں کھڑے ہوئے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ جب وہ جیکٹ پہن رہے تھے تو ان کی نظر ان کے ٹائی پر گئی، جس پر خون کے کچھ قطرے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹائی بدل لی اور کوٹ پہن کر خود کو دیکھا۔ وہاں پر وہ چائنیز ایجنٹ اور اس کی وائف جو کہ وہاں سے جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے، لیکن اچانک ہی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک ہارن کی آواز آئی۔ وہ کھڑکی کے قریب گیا اور جھانک کے دیکھنے پر مسٹر ینگ جو اپنی کار سے باہر نکل کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایک باز کی نظر سے، جیسے ایک باز اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ جلدی سے وہ چائنیز ایجنٹ اپنی وائف کو وہاں سے دور دھکیلتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں چھپنا ہوگا، تمہیں یہاں سے جلد ہی جانا ہوگا۔ اس کی وائف رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی وائف کو سمجھاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اگر میں بچ گیا تو ہمیشہ کی طرح اسی ساؤنڈ سے دروازے کو بجاؤں گا، لیکن تم اپنی حفاظت کرنا۔ وہ اسے دور دھکیل کر سیدھا روم میں بند کرنے کے بعد کمرے کو لاک کر دیتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے مسٹر ینگ جو کہ اس ہوٹل میں آ چکے تھے اپنے کافی سارے آدمیوں کو ساتھ لے کر۔ وہ پہلے ہی اٹیک کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر گولیاں بھی چلا رہے تھے اور ڈیفینس بھی کر رہے تھے۔ یہاں مسٹر ینگ جو دروازے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ گارڈز کو اشارہ کرتے ہیں کہ اندر جا کر گولی چلاؤ، لیکن جیسے ہی وہ گارڈ اندر جاتا ہے تو وہ ایک گولی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے۔ مسٹر ینگ سمجھ چکے تھے یہ بوڑھا انسان جو کافی ایجڈ دکھتا ہے، وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے، آخر چائنا نے اپنے ایجنٹ کو بھیجا ہے تو وہ کمزور تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ مسٹر ینگ اب اس کا پورا مقابلہ کرتے ہیں۔ فائٹنگ اتنی زیادہ فیبولس ہوتی ہے، وہ دونوں بس ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے۔ جہاں مسٹر ینگ نے اس پرسن کی گردن کو پردے میں دبوچ لیا، دبوچنے کے بعد وہ اسے کافی دیر تک ہٹ کرتا ہے، کبھی دیوار پر تو کبھی سامنے والے سٹول پر۔ اب مسٹر ینگ اس کے گلے کو گھونٹتا رہتا ہے تب تک جب تک وہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ انسان مر چکا ہے۔ آخر میں اس کی باڈی ری ایکٹ کرنا بند کر گئی تھی، وہ چائنیز جاسوس بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ مسٹر ینگ نے دور دھکا دیا اسے اور پھینک دیا۔ مسٹر ینگ کی نظر اب اس کمرے پر پڑتی ہے جہاں پر وہ چائنیز جاسوس کی بیوی تھی، اور چائنیز جاسوس کی بیوی جس نے اپنے ہاتھوں میں گن اٹھائی ہوئی تھی اور
अब मिस्टर यिंग जो ज़ोर ज़ोर से किक करने लगते हैं, वो लड़की बहुत घबरा जाती है और अपने हाथों में गन को टाइट होल्ड कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा खुल जाता, वो चाइनीज़ जासूस जिंदा था और उसने मिस्टर यिंग को पर्दे से ही पकड़ा और फेंक दिया। उन दोनों में अब तगड़ी फाइट होने लगती है। वो एक दूसरे की तकरीबन जान लेने पर तुले थे। इस चाइनीज़ जासूस ने उसको बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया था और आखिर में इनकी फ़ाइट में जब ये लोग बाहर तक आ जाते हैं लड़ते लड़ते, तो जब मिस्टर यिंग उसे सीढ़ियों से धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो इस चाइनीज़ जासूस ने चालाकी से मिस्टर यिंग की टाई को पकड़ा और ग्रिल से बाहर खींच दिया, जिससे मिस्टर यिंग वहीं पर स्टक हो जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। अब उनकी लड़ाई में वो एक दूसरे को इतना ज़ख्मी कर चुके थे, तो मिस्टर यिंग जो काफ़ी कमज़ोर भी पड़ चुके थे, उस चाइनीज़ जासूस ने मिस्टर यिंग को ऊपर उठाया और सीधा सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। मिस्टर यिंग जो ज़ोरदार सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरते हैं सीधा फ्लोर के ऊपर, और बाद में वो चाइनीज़ जासूस कंफर्म करने के लिए देखता है लगभग मिस्टर यिंग मर ही चुके हैं। उसे ऐसा लगता है। मिस्टर यिंग की बॉडी पड़ी हुई थी बिल्कुल बेजान, लेकिन अब वो पर्सन जो कि अब उसी रूम की तरफ जाता है और नॉक करता है, एक साइन नॉक। उसकी वाइफ समझ चुकी थी ये साइन नॉक, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर यिंग जो कि उनकी उंगलियां हिलती हैं और वो उठ जाते हैं। वो बहुत ज़ख्मी थे। वो बहुत ही मुश्किल से उठते हैं और सीढ़ियों के आसरे वो चल कर जाते हैं। शायद वो अपना काम कर चुके थे। उन्हें जो अंजाम देना था उन्होंने कर लिया था और वो यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर यिंग अपने मुंह बोले फादर के सामने बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि मैंने उसकी पत्नी को मार डाला और हाँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, वो ज़िंदा रह गया है। मिस्टर यिंग के फादर कहते हैं मुझे पता था, मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो। मिस्टर यिंग जो कहता है लगता है हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। मिस्टर यिंग के फादर कहते हैं तुम गलत हो, अगर हमारे हाथ से सब कुछ चला जाता तब भी हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं। मिस्टर यिंग जो कि अपने फादर को देखने लगते हैं, अचानक ही वो उठते हैं और एक कबर्ड से बुक निकालते हैं। वो बुक को मिस्टर यिंग के सामने रख देते हैं और कहते हैं इसे खोल के देखो, इसमें मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मिस्टर यिंग जो पहले तो अपने फादर के सामने शॉक हो जाता है, फिर वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें बहुत ही बड़ा मैप था। मिस्टर यिंग के फादर कहते हैं जो एक जर्नल थे, वो कहते हैं कि तुम जानते हो ये वही टारगेट है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, उसका पूरा मैप हमारे पास है, हम जब चाहें इस पर हमला कर सकते हैं, ये तुम अपने पास रखो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर यिंग को जेल रूम के बेसमेंट में दिखाया जाता है। वहाँ पर वो एक पेपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर स्टैम्प लगा हुआ था। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाइनीज़ एजेंट हांगकांग की जेल में सड़ रहा था। आखिर उसे बेल मिल ही गई थी। उसे काफ़ी दिनों के बाद रिहा कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल पाया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो जैसे ही बेल से निकलता है, अपनी जेल से बाहर निकलने के बाद उसे एक पेपर पर अपने फिंगरप्रिंट्स देने थे। वो वहाँ से जैसे ही जा रहा था, वो अपना पत्नी का बदला लेता, इससे पहले ही वो देखता है कि एक ट्रक जो कि कई सारे फौजियों से भरा है और उसमें 2 इंसानों को लेकर जा रहे हैं, वो भी जेल के अंदर। वो उसे गौर से जब देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं, जनरल और मिस्टर यिंग थे। जनरल और मिस्टर यिंग जो कि उन दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ थी और वो भी मिस्टर यिंग जो उस चाइनीज़ एजेंट को देखकर इविल स्माइल करके
इशारा करता है। मिस्टर यंग दिखाना चाहता था कि इस वक्त वो कितना बेबस है और वो अपनी पत्नी का बदला भी नहीं मिस्टर यंग से ले पाएगा क्योंकि वो जेल में है तो वो बहुत सेफ रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जेल में मिस्टर यंग और जनरल खड़े थे। वो खुद आपस में बात करते हैं, लेकिन मिस्टर यंग जो जनरल की बात सुनता है, जनरल कहता है मैं अब इन चीज़ों से थक गया हूँ, मेरा रिटायरमेंट कुछ ही सालों में होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जापान जाकर खेती बाड़ी करूँगा और मैं इस यूनिफॉर्म को उतार दूँगा। मैं अब इस यूनिफॉर्म का और बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मिस्टर यंग जहाँ उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं रुको, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर यंग के फादर उसकी तरफ देखने लगते हैं जो कि एक जनरल थे। वो कहते हैं क्या मतलब? मिस्टर यंग कहते हैं मैंने कहा रुको, मुझे सोचने दो। मिस्टर यंग लाइटर उतारते हैं, स्मोक करते हैं और अपने सर को पकड़ते हैं और वो अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ मरोड़ते हैं जैसे कि वो किसी चीज़ से काफ़ी बेचैन हो। मिस्टर यंग जो उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम अब इस वर्दी को नहीं उतार सकते, तुमने जो किया है अब तुम्हें उसे पूरा करना होगा। मिस्टर यंग के फादर कुछ समझ नहीं पाते और उसकी तरफ शॉकिंगली देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर यंग जो अपने हाथ धो रहे थे और उसके हाथों में एक नाइफ जैसी शार्प चीज़ थी, एक ब्लेड थी। हमें यहाँ जर्नल को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के पार्ट को मिस्टर यंग ने काट दिया था। वो अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं और खून जो कि टपकते हुए सारा फ्लोर पर गिर रहा था। मिस्टर यंग लास्ट में उसकी गर्दन भी काट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपने। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो चाइनीज़ जासूस किसी से बात कर रहा था। वो कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाला काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कर लोगे। जहाँ पर अचानक ही किसी इंसान का हमें साया दिखता है और बाद में वो इंसान जो कि बाहर आता है। वो इंसान दीवार के पीछे छुपा हुआ था और कुछ देर बाद जैसे ही वो इंसान बाहर आता है तो वो कोई और नहीं मिस्टर यंग था। मिस्टर यंग जिसने अंडर कवर एजेंट की तरह जापान के फौजियों में रहते हुए उन सबको धूल चटा दी थी और बाद में उस इंसान को भी मार दिया जिसकी वजह से सब कुछ होने वाला था। मिस्टर यंग जो उस नक्शे को पाना चाहते थे, वो नक्शा जो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी था, अगर वो नक्शा जापान के हाथ लग जाता तो फिर से चाइना को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। आज़ादी हर जगह फैल चुकी थी। मिस्टर यंग जिसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसके फ्रेंड के साथ। मिस्टर यंग जहाँ पर हमें पहले फ्लैशबैक दिखाया गया था वहीं पर दिखाते हैं मिस्टर यंग जो कि अपने फ्रेंड से कहता है तुमने उसे क्यों मारा। वो गद्दार थी, उसका दोस्त कहता है। मिस्टर यंग पहले अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है और कुछ देर बाद आंखों को उठाने के बाद कहता है तो मैं भी गद्दार हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने दोस्त को वहीं पर गोली मार देता है। हमें लास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चाइना बिल्कुल महफूज हो चुका था और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड की वाइफ के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ पैसे दे देता है और उसकी बेटी को भी देखता है जो कि अब 12 साल की थी। वो वहाँ से लौटते हुए एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठा हुआ था और कुछ ऐसे योद्धा की जिन्होंने चाइना के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये वही चाइनीज़ जासूस था जो मिस्टर यंग के साथ हमेशा उनके अगेंस्ट होते थे, जिसे मिस्टर यंग के फादर के कज़न ब्रदर भी कहा जाता था। इस कहानी में वो मिस्टर यंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम फिक्र मत करो, उन लोगों ने जो कुर्बानी दी है वो बहुत काम आएगी। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मूवी पजल्स की तरह थी
جہاں پر ہمیں تو پہلے مسٹر ینگ کو ویلن دکھایا جاتا ہے اور اس نے خود کو برا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھ کے ایجنٹ کا اتنا برا حال کر دیا۔ اور مسٹر ینگ جس نے کافی لوگوں کی قربانی دی، اس نے کہیں اپنے لوگوں کو کھو دیا اس سب کے بیچ میں، لیکن اس نے آخر اپنے چائنا کو بچا لیا۔ ہڈن بلیڈ یہ مووی یہ ایک پزلز کی طرح تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مووی پسند آئی ہوگی۔ لائک، کامنٹ اور شیئر کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔